देखिए लास्ट में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के लाभ पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण के लाभ पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं। हानि केवल बचा है, हानि का मतलब सीमा। रासायनिक समीकरण की क्या सीमा है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, समझिए। रासायनिक समीकरण की या तो आपसे कहेगा सीमाएं, क्या कहेगा? सीमाएं, नहीं तो हानि कहेगा। क्या कहेगा कि मतलब इससे क्या हानि है या क्या लाभ रखिएगा? सीमाएं। तो अब यहाँ पे एक समीकरण लिख रहे हैं, ये यहाँ मान लेते हैं एक समीकरण हो गया N2, मतलब ये अभिक्रिया कर रहा है, N2 अभिक्रिया कर रहा है किससे? H2 से, और अभिक्रिया करके बना दिया क्या? NH3 बना दिया। संतुलित भी कर देते हैं, इधर N कहेगो, इधर N कहेगो, तो मोटे तौर पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन H देखेंगे तो इधर कहेगो हो गया, और इधर 3 गुना 6। तो यहाँ आपको बताया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कीजिए तो अणुओं की संख्या ही बदल सकते हैं, परमाणु की संख्या नहीं बदल, आपका बदलने का अधिकार नहीं है, खुद ही बदल जाएगा जब अणु की संख्या बदल देना था। ठीक है, अणु की संख्या बदल देगा, अणु कहाँ होता है? तो आगे होता है, और ये वाला परमाणु। कितना परमाणु कैसे बताए थे? देखना है कई गो अणु है, कई गो परमाणु है, टोटल परमाणु की संख्या अगर बताना होगा तो अणु और परमाणु को गुना करके देखा जाता है। ठीक है, अब ये रासायनिक समीकरण तो है, अब ये बताइए कि इस रासायनिक समीकरण से हमें ये पता चल रहा है कि अभिकारक की भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था कहने का मतलब कि ठोस में है कि गैस में है कि द्रव में है, ये पता चल रहा है क्या देखने से? उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है तो ये देखने से पता चल रहा है, ये ठोस है कि द्रव। ऐसे तो आप देखिए जनरली यहाँ पे तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है? गैस है, नाइट्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, अमोनिया गैस होता है, तो ये तो कह सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे रिएक्शन कराते हैं जैसे मान लीजिए कि NaCl है प्लस Na, अच्छा Na हटाइए, AgNO3 है, और ये रिएक्शन करके बना दिया, ध्यान रखिएगा AgCl और प्लस NaNO3 बना दिया। अब इसमें क्या है कि बताओ कि इसका भौतिक अवस्था क्या है, तो बता सकते हैं कि अभिकारक की भौतिक अवस्था क्या है। अभिकारक ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है? मिलेगा नहीं, ये तो देखने से पता नहीं चलेगा। यहाँ पूछ दे कि उत्पाद की बताइए भौतिक अवस्था क्या है, तो बोलिए देखने से पता चल रहा है कि भौतिक अवस्था क्या है। यानी पहला कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से यह पता नहीं चलता है कि अभिकारक एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था क्या है, यानी वो ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है, इससे ये पता नहीं चल रहा है। दूसरा समझिए, अब ये रिएक्शन हुआ है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा तभी तो ये रिएक्शन हुआ है। ये समीकरण लिखा गया तो ये समीकरण किसके लिए लिखा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया का। अब ये समीकरण के रूप में है तो क्या हम ये बता सकते हैं कि कितना देर में हुआ होगा? बोलिए कितना देर में ये हुआ होगा, रिएक्शन हुआ होगा, बता सकते हैं इसे देखकर? यानी किसी रासायनिक समीकरण को देखकर हम यह नहीं बता सकते कि अभिक्रिया कितनी देर में हुआ होगा, उसको होने में कितना समय लगा होगा, ये हम देखकर नहीं बता सकते। ये भी एक तो हानि हो गया। अच्छा, तीसरा समझिए कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो विस्फोटक होते हैं। विस्फोटक समझते हैं? अब पता नहीं चलता है वो ब्लास्ट करेगा या नहीं करेगा। अब पता चला कि आप रासायनिक अभिक्रिया कराने गए और ब्लास्ट कर गए, मालूम वो जो कर गए। हाँ, ये ध्यान रखिए। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? विस्फोटक, जो समीकरण से देखकर पता नहीं चलता है, और आप उस रिएक्शन को जब कराने जाते हैं तो ब्लास्ट कर जाता है। और ध्यान रखिएगा जो भी अभिक्रिया कराने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब दुर्घटना से ग्रस्त भी हो सकते हैं। तो इसको हम देखकर ये नहीं बता सकते, ये भी एक तो हानि है। अब तीसरा, चौथा समझिए कि ये जो समीकरण लिखा गया होगा, ये समीकरण लिखा गया है ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के, और ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए ही लिखा गया है। लेकिन इस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आप पढ़े होंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, उसमें ऊष्मा परिवर्तन जरूर होता है। बिना ऊष्मा परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। तो हमको ये देखने से ये नहीं पता चल रहा है कि इसको ऊष्मा देना पड़ेगा या इससे ऊष्मा निकलेगा, देखने से पता चल रहा है नहीं। तो ये भी एक हानि हो गया। इसका बहुत तरह की हानि है, जिसमें से कुछ आपको जो विशेष होगा उसी को लिखवाएंगे।
हेडिंग बनाना है रासायनिक समीकरण की सीमाएं या हानि। सीमाएं का मतलब क्या होगा? हानि या दोष, ये सब होता है। इसको मिटा दें। रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित सीमाएं। ये काट पूरा रहा है वो निम्नलिखित सीमाएं। यानी रासायनिक अभिक्रिया से यह पता नहीं रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था के मतलब वो ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है। पहला लिखिए, किसी रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं उत्पाद की अभिकारक समीकरण से छूट गया। किसी रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है। उत्पाद की भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता। दूसरा देखिए, रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिकारक और उत्पाद का सांद्रण क्या है। सांद्रण के मतलब कि वो तनु है या सांद्रण। सांद्रण आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, याद है क्या? सांद्रण याद है? नहीं याद है? ठीक है। किसी रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पाद की सांद्रण का पता नहीं चलता है। सांद्रण का पता नहीं चलता है। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी होता है और कुछ ऊष्मा से क्षेपी होता है। मतलब कुछ में ऊष्मा देना पड़ता है और कुछ से क्या होता है, निकलता है। जो समीकरण देकर पता नहीं चलता है। तो रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो ये भी लिखना है, रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्माक्षेपी है। अभी बताइए, रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया को प्रारंभ कराने में कितनी ऊष्मा की या अभिक्रिया को प्रारंभ कराने में, समाप्त कराने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है
होता है कि अभिक्रिया को प्रारंभ कराने या समाप्त होने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया को प्रारंभ कराने या समाप्त होने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया यानी कि विस्फोटक होते हैं जो रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है, ये भी लिख सकते हैं। देखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या है, विस्फोटक होता है। विस्फोटक होता है जो रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता। ऐसे इसका बहुत हानि है, लेकिन मुख्य रूप से आप 5 को लिख लीजिए, 5 को लिख लीजिए, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन है सांद्रण बताते हैं। सांद्रण हम लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, विलयन का सांद्रण पढ़े हैं, याद है। विलयन जब होता है ना, कोई अभिक्रिया होगा ना, तो कुछ अभिक्रिया ऐसे भी होगा जिसमें उत्पाद जो होगा या विकारक जो होगा वो विलयन के रूप में हो सकता है। अब कहिए विलयन क्या है, जैसे आप मान लीजिए कि जल है, सुनिए, जल में चीनी मिला दीजिएगा तो विलयन तैयार होगा कि ना होगा। जल में पाग देखे हैं, पाग बनाना, पाग, तो वो भी क्या है, विलयन है। किसी पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ को मिला दिया जाता है, या द्रव में कहते हैं, किसी द्रव में किसी अन्य द्रव को मिलाइए या ठोस को मिलाइए, मिला दीजिएगा अच्छा तरह से, तो जो बनता है वो सांद्रण। तो सांद्रण का मतलब होता है, सांद्रण के मतलब क्या होगा, सांद्रण का मतलब होगा या तो ध्यान रखिएगा विलयन तनु होगा और नहीं तो सांद्र होगा। तनु बोलते हैं ढीला को। अब जल है 1 लीटर, इसमें जल है 1 लीटर और 1 kg चीनी है। एक और जल है, ध्यान रखिएगा 1 लीटर, लेकिन इसमें 5 kg चीनी है। तो बोलिए कौन ज्यादा गाढ़ होगा, ये ज्यादा गाढ़ होगा और ये कम गाढ़ होगा। तो इसको जो कम गाढ़ होगा उसको हम लोग बोलते हैं तनु, जो ज्यादा गाढ़ होगा उसको क्या बोलते हैं, इसी को सांद्रण। यानी प्रति एकांक द्रव में कितना, ध्यान रखिए, मतलब विलयन कर सकते हैं, विलायक कर सकते हैं। विलयन में 2 चीज पढ़े हैं ना, विलायक और उसके बाद ध्यान रखिएगा क्या, विलेय पढ़े हैं ना। विलयन में 2 चीज मिला होता है, विलायक और क्या, विलेय। तो अगर विलायक में विलेय की मात्रा ज्यादा है तो उसको हम लोग कहेंगे सांद्र, विलायक में विलेय की मात्रा कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को कहा जाएगा सांद्रण। यानी किसी विलयन के प्रति एकांक, ध्यान रखिएगा, मात्रा में कितना विलेय घुला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, सांद्रण। समझ में आ रहा है। समीकरण से ये पता नहीं चलता है कि कोई अगर विलायक बन रहा है, विलयन बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा तनु है या सांद्र, मतलब गीला है कि गाढ़ा है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण किसी में। अब इसमें 2 चीज आप देखे होंगे, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और क्या, ऊष्माशोषी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ। पहला ध्यान रखिएगा ऊष्माक्षेपी मान लेते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा, पहले इसको समझिए। देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, निकलना। क्षेपी का मतलब क्या होता है,
जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। फिर से सुनिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया से अगर ऊष्मा निकल रहा हो उसको क्या बोलेंगे? आप देखे होंगे जब घर और पोताई होता है, चूना को पानी में डाला जाता है तो वहाँ ऊष्मा उससे निकलता है, हाथ निकलता है कि नहीं निकलता है? हाथ उसमें डाल दीजिएगा उस परिस्थिति में तो हाथ क्या हो जाएगा? खदक जाएगा, जल जाएगा। तो उससे ऊष्मा निकल रहा है, इसलिए उस तरह का अगर अभिक्रिया हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। अब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया जाता है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो अमोनिया तैयार होता है, और इस अमोनिया तैयार होने में कुछ ऊष्मा भी निकलता है। ऊष्मा कितना निकलता है याद रखिएगा? 22.5 किलो जूल निकलता है ऊष्मा। ठीक है, कितना? 22.5 केजी जूल। यहाँ पे केजे लिखा गया, किलो जूल इसको बोलेंगे। ये बोली कि उत्पाद के साथ ऊष्मा निकल रहा है ना, तो जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी। और कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होंगे जिसमें अभिकारक ऊष्मा नहीं दीजिएगा तो अभिकारक कोई भी नहीं करेगा। जैसे कार्बन को मान लीजिए, कार्बन और ये हाइड्रोजन अभिक्रिया करके एसिटिलीन बना दिया, CH2 बना दिया, या C2H2 कर दें, यहाँ पे C2H2 ये एसिटिलीन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जब रिएक्शन होता है तो इसके लिए ध्यान रखिएगा क्या? ऊष्मा देना पड़ता है, और कितना? माइनस लगाने का मतलब ऊष्मा उसको देना पड़ेगा, उसको उसका सोखेगा। माइनस का मतलब या इधर प्लस लगाइए या तो इधर माइनस लगाइए, नहीं तो इधर क्या कीजिए? दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए, माइनस में लिख सकते हैं 53.4 केजे किलो जूल, नहीं तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे C प्लस H2 मिलके C2H2, इधर ना लिखें, और इसी को यहाँ प्लस में लिखेंगे जाना कि 53.4 केजे, और ये मिलके बना दिया क्या? C2H2। संतुलित कर लेंगे, संतुलित के बाद की बात है। यहाँ C एगो है, यहाँ पे क्या एगो है? 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे तो संतुलित हो गया ना जी। इसको भी संतुलित कर लेंगे। H यहाँ का N का एगो, इधर N का एगो, यहाँ पे 2 लगाएंगे, अब कहेगा H असंतुलित, यहाँ 3 लगा देंगे, हो गया संतुलित ना। तो इसमें ऊष्मा देना पड़ रहा है ना? बोलिए नहीं देना पड़ रहा है। जिसमें ऊष्मा देना पड़े या ऊष्मा सोखे उसको कह सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी। क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, शोषी अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी। दोनों बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? या तो अभिकारक के साथ प्लस में ऊष्मा है तो समझिए कि ये है, नहीं तो उत्पाद के साथ माइनस में ऊष्मा है तब वो समझेंगे ये। इसमें क्या होगा? या तो अभिकारक के साथ माइनस में होगा ऊष्मा, नहीं तो उत्पाद के साथ प्लस में होगा ऊष्मा, तो समझिए कि उसको क्या बोलेंगे? उसको कोई दिक्कत? पहला लिखे ऊष्मा क्षेपी। वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया ठीक है, रिएक्शन में लिख देते हैं जैसे इसको दिखा के। क्या बोले हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन। या ऐसे भी कह सकते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। लिख दे क्या दूसरा परिभाषा? देखिए लिख देता है, अथवा लिख लीजिए। जिस रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और भी तरीके से इसको कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के साथ साथ अभिकारक कहते हैं उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय। ठीक है, उतना लिखने की हमें जरूरत नहीं। लिख लीजिए, जैसे N2 प्लस H2 मिलकर क्या बना दिया? NH3। ऊष्मा कितना दे दिया? 22.5 किलो जूल। ठीक है, किलो संतुलित यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है? अब दूसरा ऊष्मा शोषित अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी। इसको भी लिख लीजिए। जिस रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करते हैं। जैसे C प्लस H2 C2H2 माइनस में जाने के 53.4 किलो जूल। बोलिए उत्पाद में ऊष्मा का ह्रास हुआ है ना? हुआ है। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? C प्लस H2 प्लस 53 कितना 4 किलो जूल। अभिकारक के साथ ऊष्मा देना पड़ रहा है ना, ऊष्मा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करके बना दिएगा कौन सी? C2H2। इसको ऐसे एक बोलेंगे, यानी कि यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा संतुलित करने के लिए। तो इसको बोला जाएगा, क्या बोलेंगे? इतना होगा। लिखिए फिर।